हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 9 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था, राइट। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर प्रोसेस दैट यू कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, right? So today I will discuss about the fertilization process and the mechanism of fertilization, and before that I will discuss about the structure of ovary also. So I am going to start from the structure of ovary. ध्यान दीजिए प्लीज। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ओवरी के स्ट्रक्चर की। ओवरी जो कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल में, इसका स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना थोड़ा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, and this is the site for the gamete production. gamete production, तो ये gamete production की साइट है, या फिर ये कहिए this is the site for the production of ovum. तो ovum production की साइट, राइट, और इसे आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं जो कि ओवरी है। ओवरी की जो शेप होती है दैट इज आलमंड शेप। द शेप ऑफ ओवरी इज आलमंड शेप, और यहां पे ओवरी का जो साइज है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर। इसकी जो लोकेशन है, राइट, देयर इज वन पेयर ओवरी एंड बोथ पेयर ऑफ ओवरी, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी, लोकेटेड राइट इन द रीजन ऑफ लोअर एब्डोमेन, राइट। तो इसकी जो लोकेशन है वो है लोअर एब्डोमिनल रीजन। तो ओवरी जो लोकेटेड होती है वो लोअर एब्डोमिनल रीजन में लोकेटेड होती है। दिस इज द लोकेशन ऑफ ओवरी एंड दैट इज लोअर एब्डोमिनल रीजन। इज दैट क्लियर? वन पेयर ओवरी होती है। कितनी होती है? वन पेयर, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ओवरी। ध्यान दीजिए प्लीज। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि ओवरी जो होती है ऑलमोस्ट आलमंड शेप है। दिस इज द ओवरी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, आलमंड शेप स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। यहां पे अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी में ओवरी की जो लाइनिंग है, राइट, दैट इज मेड अप ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू। ओवरी की लाइनिंग जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है, और ये जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू एक क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू भी होता है, यानी कि क्यूबोइडल टिश्यू है। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर है, सी, दिस इज द लाइनिंग ऑफ ओवरी। ओवरी की जो एग्जैक्ट लाइनिंग है दैट यू कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू। ये यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम है। दिस इज व्हाट? दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम। इज दैट क्लियर? ये जर्मिनल एपिथेलियम से ओवरी के जो एग सेल्स हैं वो डिराइव नहीं होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। जो एग सेल्स हैं, जो गैमेट सेल्स हैं, जो गैमेट मदर सेल्स हैं, वो डिराइव होते हैं यॉक सैक से। किससे डिराइव होते हैं वो? यॉक सैक से। ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियम से डिराइव होता है ग्रैनुलोसा सेल्स। ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे ये जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी, जर्मिनल एपिथेलियम जैसे कि टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, ऐसे ही ओवरी में भी जर्मिनल एपिथेलियम होता है। एंड द नेचर ऑफ दिस जर्मिनल एपिथेलियम इज क्यूबोइडल। तो ये क्यूबोइडल एपिथेलियम भी है। इज दैट क्लियर? और जर्मिनल एपिथेलियम से ग्रैनुलोसा सेल्स डिराइव्ड होती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर इन oogenesis प्रोसेस। इसके अलावा यहाँ पे ये जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर एक पेरिटोनियम की कवरिंग होती है। कनेक्टिव टिश्यू होता है, जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर लाई करता है, जिसे आप कहते हैं पेरिटोनियम। ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। द आउटर लाइनिंग ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट ऊपर जो है, राइट, एक लाइनिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको आप कहते हैं पेरिटोनियम। दिस लाइनिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टेस्टिस ऑल्सो। The outer lining of the germinal epithelium that you called peritoneum. ये क्या है? Peritoneum है। This is the lining of connective tissue जिसको आप पेरिटोनियम कहते हैं। ओवरी का डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए प्लीज। इसके अलावा यहाँ पे ओवरी के अंदर साइड एक लेयर होती है जिसको आप बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इज दैट क्लियर? ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टेस्टिस, बट दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ओवरी। तो यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर वाली साइड पेरिटोनियम होती है, और नीचे वाली साइड ट्यूनिका एल्बुजिनिया की भी लेयर होती है, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया का जो कनेक्टिव टिश्यू है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू।
तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया में डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये अंदर वाली लेयर है ओवरी की, जिसको आप ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर है, अंदर वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, राइट। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है जी। ये 3 लेयर्स होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे ओवरी के स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। जैसे कि यहाँ पे इज दैट क्लियर? दिस इज सपोज दैट प्राइमरी फॉलिकल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद यहाँ पे ये सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम देखा जाता है तो आप एंट्रम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। टर्शरी फॉलिकल के बाद यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ओसाइड जो है वो एक्सेंट्रिकल प्रेजेंट होती है। ये फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन oogenesis प्रोसेस। तो oogenesis प्रोसेस में ये जो डिस्कस है, ये जो फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर्स हैं ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे लाइक दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, राइट, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। इस तरीके से फॉलिकल्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट फॉलिकल्स इन ओवरी एंड दिस इज टर्शरी फॉलिकल। और उसके अलावा यहाँ पे ये है ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज ग्राफियन फॉलिकल एंड दिस ग्राफियन फॉलिकल रप्चर ड्यूरिंग ओवुलेशन प्रोसेस। ओवुलेशन प्रोसेस के दौरान ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर कर जाता है, एज यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पे सपोज दैट दिस इज रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल जो है रप्चर कर गया, राइट, ओवुलेशन के टाइम पे। दिस इज ओवम। तो यहाँ पे ओवम जो है ये यहाँ पे ये ओवरी से ओवम रप्चर हो रहा है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये है ओवुलेशन प्रोसेस। तो ये दिखाया गया है ओवरी में ओवुलेशन, ठीक है। एज यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, as I already told you before, after the rupturing of this graphian follicle, इस ग्राफियन फॉलिकल की रप्चरिंग होने के बाद ये जो रप्चर्ड फॉलिकल है, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में, ये मॉडिफाइड हो जाता है कॉर्पस लूटियम में। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया ये, जिसको आप बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। दिस इज व्हाट? दिस इज द कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम क्या है ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। कॉर्पस लूटियम जो है, ठीक है, कॉर्पस लूटियम ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, राइट, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, राइट। ओवुलेशन के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी मैंने बताया था, दिस ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन, राइट, रप्चर्ड होने के बाद कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कॉर्पस लूटियम में प्रेजेंट होती है ग्रैनुलोसा सेल्स, जिनको आप ल्यूटीन सेल्स कहते हैं। इसका कलर येलोइश होता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड लूटियम, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको आप बोलते हैं ल्यूटीन पिगमेंट, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर। और यहाँ पे इन ग्रैनुलोसा सेल्स को आप ल्यूटीन सेल्स कहते हैं, जो कि कॉर्पस लूटियम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और यही ल्यूटीन सेल्स 4 डिफरेंट हार्मोन्स निकालती है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनिबिन। याद रहे, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड, ठीक है। तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे ओवरी के आउटर रीजन को आप क्या कहते हैं? कोर्टेक्स कहते हैं, और इनर रीजन को आप मेडुला कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। ओवरी को आप यहाँ पे 2 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हो, एक आउटर रीजन और दूसरा इनर रीजन। आउटर रीजन में जनरली फॉलिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इनर रीजन में जनरली कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो रीजन्स ऑफ ओवरी है, राइट, इसमें जो पेरिफेरल रीजन है, जो आउटर रीजन है, पेरिफेरल रीजन, दैट यू कॉल्ड कोर्टेक्स, और जो इनर रीजन है दैट यू कॉल्ड मेडुला। मेडुला एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेडुला में यहाँ पे स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं आप इसको। तो ओवरी में की जो अंदर की जो मैट्रिक्स है, द मैट्रिक्स ऑफ द ओवरी, दैट यू कॉल्ड ओवेरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा आपने क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़ा होगा 11th क्लास में, क्लोरोप्लास्ट में भी स्ट्रोमा होते हैं, बट दैट इज क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा। ऐसे ही ओवरी की मैट्रिक्स को भी स्ट्रोमा कहते हैं, और यहाँ पे जो प्रेजेंट सेल्स होती हैं उनको स्ट्रोमल सेल्स
या फॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये रीजन्स, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कॉर्पस लूटियम बना। कभी कभी क्या होता है कि जो कॉर्पस लूटियम है, दिस कॉर्पस लूटियम फिल्ड विद सर्टेन ब्लड क्लॉट्स। इस कॉर्पस लूटियम में कुछ ब्लड क्लॉट्स देखे जाते हैं, राइट? तो ब्लड देखा जाता है, राइट? तब इस कॉर्पस लूटियम को कॉर्पस हिमोरेजिकम कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि कॉर्पस लूटियम में अगर यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाते हैं तो उसको आप कॉर्पस हिमोरेजिकम भी कहते हैं। एक होता है कॉर्पस लूटियम, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, और दूसरा होता है कॉर्पस हिमोरेजिकम। तो जो कॉर्पस हिमोरेजिकम है, व्हेन द कॉर्पस लूटियम फिल्ड विद द ब्लड क्लॉट्स दैट यू कॉल्ड कॉर्पस हिमोरेजिकम। हिमोरेज का मतलब होता है, राइट, यानी कि दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द ब्लड, राइट? रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स दैट यू कॉल्ड हिमोरेज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे कॉर्पस लूटियम में अगर ब्लड वेसल्स देखे, ब्लड देखा जाता है, दैट यू कॉल्ड कॉर्पस हिमोरेजिकम। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और बनता है कॉर्पस हिमोरेजिकम इनसाइड द ओवरी, राइट? व्हेन corpus luteum get filled with blood, that structure you call corpus hemorrhagicum। उस स्ट्रक्चर को आप कॉर्पस हिमोरेजिकम कहते हैं। ऐसी एक स्ट्रक्चर और होता है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स और होते हैं, ध्यान दीजिए प्लीज। कॉर्पस हिमोरेजिकम, इसके बाद है, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट यू कॉल्ड, ये कॉर्पस हिमोरेजिकम है, दिस इज कॉल्ड कॉर्पस हिमोरेजिकम। ऐसे एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको आप बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। जो कॉर्पस लूटियम है, ये एट द टाइम ऑफ menstrual cycle, 14th day of the menstrual cycle, ovulation take place, and after the ovulation, right, this corpus luteum will form, but this corpus luteum will start to degenerate, and at the 14th day it will completely degenerate, right, after the ovulation। ovulation के 14 days के बाद, क्योंकि ovulation के बाद जो next phase होता है वो luteal phase होता है, as I already discussed before। तो यहाँ पे ovulation के 14th day पे जो corpus luteum है ये degenerate हो जाता है, and the last structure which formed at the time of the degeneration that you called corpus albicans। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखा जाता है जिसको आप बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। तो कॉर्पस एल्बिकन्स क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए, नेक्स्ट इज कॉर्पस एल्बिकन्स। तो कॉर्पस एल्बिकन्स, दिस इज द degenerated structure of corpus luteum। corpus luteum येलो कलर का होता है, luteum मतलब येलो, लेकिन जैसे corpus luteum degenerate होता है वो corpus albicans में कन्वर्ट हो जाता है। albicans मतलब albino, albino मतलब white, तो वो white कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्योंकि इसके अंदर जो लुटीन सेल्स हैं जो हार्मोन रिलीज कर रही हैं वो सब डैमेज, डिजनरेट हो जाती हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इसके साथ यहाँ पे ओवरी जो कनेक्टेड होती है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको आप बोलते हैं मीजोवेरियम। तो ये मीजोवेरियम है और इसी कनेक्टिव टिश्यू से एंटर करते हैं ब्लड वेसल्स इनसाइड दी ओवरी। ओवरी के अंदर यहाँ पे ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं, इस तरीके से ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं, याद रहे आपको, इनसाइड दी ओवरी ब्लड वेसल्स विल एंटर, राइट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नर्व्स भी एंटर करती हैं, सम नर्व्स विल आल्सो एंटर हियर, राइट। इज दैट क्लियर? ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करती है। और यहाँ पे जो अंदर का पोर्शन है ओवरी का, जिसको आप ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं, यहाँ पे काफी सारे स्ट्रोमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर सो मेनी स्ट्रोमल सेल्स, राइट। स्ट्रोमल सेल्स के अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कोलेजन फाइबर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? कोलेजन फाइबर्स। ये जो है यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स हैं। इज दैट क्लियर? तो ये ओवेरियन स्ट्रोमा यानी कि अंदर के पार्ट में ओवरी के देखा जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये कोलेजन फाइबर
और इसके अलावा यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं जिनको आप फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं, और कुछ फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। इज दैट क्लियर? फाइब्रोब्लास्ट सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, राइट। ये इसमें आपको ओवेरियन इवेंट्स भी देखने को मिलेंगे, राइट। ओवेरियन साइकिल जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे होते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे ओवरी के स्ट्रक्चर से आपको काफी हद तक क्लियर हो जाता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी another process that is called fertilization. That is very important. You have to understand it. Listen carefully. So the next topic is fertilization that I am going to discuss now. So listen carefully about the fertilization. ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। अब अगला जो प्रोसेस है वो है फर्टिलाइजेशन। ध्यान दीजिए प्लीज। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बात करते हैं अबाउट फर्टिलाइजेशन। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन। What is exactly fertilization? You have to understand it. So fertilization, this is the process of fusion of gametes. Simply you can say this is the process of fusion of gametes. But this is not only process of fusion of gametes. अब gametes fusion होने में भी काफी सारे mechanism लगते हैं, right? Mechanism about the fertilization mechanism I will discuss in detail later, right? तो यहाँ पे काफी सारे steps follow होते हैं fertilization को completely achieve करने के लिए. But simply if anybody will ask to you कि what is exactly fertilization, so you can simply say this is the process of fusion of gametes, process of fusion of male gamete and female gamete that you call fertilization, जिसको आप fertilization कहते हैं. You must understand about this. तो fertilization क्या है? You must understand about this. तो this is the process of fusion of male gamete and female gamete. Male gamete sperm or female gamete that you call ovum. So the process of fusion of sperm and ovum, male gamete and female gamete that you call fertilization. Is that clear? अब यहाँ पे fertilization में कुछ steps होते हैं. You must understand about this. There are following terms related to the fertilization and there are following events related to the fertilization. Right? तो यहाँ पे जो major events of fertilization है, देखिए कौन कौन से events होते हैं. फर्टिलाइजेशन के टाइम पे सबसे पहले होता है सिनगैमी, राइट। सिनगैमी का मतलब है दिस इज द यूनियन ऑफ गैमेट्स। अभी फ्यूजन नहीं हुआ है, गैमेट्स आपस में आके एक साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, एक मेल गैमेट दूसरा फीमेल गैमेट, दोनों का सिर्फ कांटेक्ट हुआ है, उस कांटेक्ट को आप सिनगैमी कहते हैं। सो दिस इज द यूनियन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दिस इज द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, राइट। तो सिनगैमी क्या है? दिस इज द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जो यूनियन होता है दैट वी कॉल्ड सिनगैमी। सिन मींस बोथ, गैमेट मतलब टुगेदर। तो दोनों गैमेट एक साथ आ गए हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि दोनों ने सिर्फ एक दूसरे से अटैच हुए हैं, यानी कि यूनियन ऑफ बोथ गैमेट्स, राइट, स्पर्म एज वेल एज ओवम दैट यू कॉल्ड सिनगैमी। इज दैट क्लियर? इसके अलावा सेकंड इज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, दिस इज द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। तो साइटोप्लाज्म का जो फ्यूजन होता है दैट यू कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसे कि आप प्लाज्मोगैमी कहते हैं। प्लाज्मोगैमी क्या है? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के फ्यूजन का जो प्रोसेस है उसे आप प्लाज्मोगैमी कहते हैं, राइट। मतलब इंटर मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, इसे आप प्लाज्मोगैमी कहते हैं।
आर यू गेटिंग? इसके अलावा सिनगैमी, प्लाज्मोगैमी, इसके अलावा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मतलब दिस इज दी, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, प्लाज्मो मीन्स साइटोप्लाज्म। तो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे कैरियोगैमी प्रोसेस भी होता है। तो कैरियोगैमी मतलब दिस इज दी प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद न्यूक्लियस का भी फ्यूजन होता है, राइट। और एट द एंड द लास्ट इवेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या है? दिस इज द इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स और द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की मेजर इवेंट, सबसे पहले गैमेट विल come together, they will unite together, and that union you called syngamy. After that they will exchange their cytoplasm, यानी कि fusion of cytoplasm will take place, that you call plasmogamy. उसके बाद fusion of their nucleus will take place, that you call karyogamy. And at the end उनके जो जेनेटिक मटेरियल है या उनके जो क्रोमोसोम्स हैं, इज दैट क्लियर, उनका इंटरमिंगलिंग हो जाएगा, यानी कि उनमें इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, और इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम और द जेनेटिक मटेरियल, दैट यू कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। एम्फी मीन्स बोथ और मिक्सिस मतलब मिक्सिंग, यानी कि दोनों के जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो जाते हैं। सो ये मेजर इवेंट्स है फर्टिलाइजेशन की, पहली बात तो ये, राइट। अब यहाँ पे हम मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म कैसे कैसे हैं, यहाँ पे किस तरीके से फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म में कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप जो है, ईच एंड एवरी स्टेप आई विल डिस्कस इन डिटेल, सो डोंट वरी अबाउट दिस। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म में जो पहला स्टेप है वो है अप्रोच ऑफ स्पर्म फॉर एग। स्पर्म एग को अप्रोच करता है, फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले जो स्पर्म है यानी कि जो मेल गैमेट है वो एग को अप्रोच करेगा। आपको पता है कि जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। तो मेल गैमेट को एंटर करना होता है, मेल गैमेट को एग के पास तक जाना होता है। सबसे पहला पॉइंट है अप्रोच, एग्जैक्टली। सबसे पहले मेल गैमेट स्पर्म एग को अप्रोच करेगा। दूसरा, तो अप्रोच ऑफ स्पर्म फॉर एग, एग्जैक्टली। तो सबसे पहले स्पर्म अप्रोच करता है एग के लिए। सेकेंड स्टेप इज कैपेसिटेशन। यहां पे कैपेसिटेशन एक प्रोसेस होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एग, सॉरी एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन के बाद जो अगला प्रोसेस है वो है एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एक प्रोसेस और होता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन के बाद अनदर प्रोसेस, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो गया। एग्लूटिनेशन रिएक्शन के बाद यहां पे एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, और जब एक्रोसोमल रिएक्शन होती है तो उसके बाद होता है यहां पे एक्टिवेशन ऑफ एग। एग के एक्टिवेशन के बाद दूसरी रिएक्शन है जिसको आप बोलते हैं, इज दैट क्लियर? आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ एग अनदर रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। फर्टिलाइजेशन कोन बनते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, सब क्लियर होनी चाहिए, राइट। फर्टिलाइजेशन कोन बनता है, और या इसको आप रिसेप्शन कोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेप्शन कोन भी कहा जाता है। आई विल डिस्कस अबाउट दिस रिसेप्शन कोन एंड फर्टिलाइजेशन कोन आल्सो, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन कोन, रिसेप्शन कोन। इसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन जनरली टेक प्लेस करती है टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, यानी कि one is sperm, one male gamete is enough to fertilize an egg, and one is required for the fertilization of egg. When the one sperm will enter inside the egg, other sperm's entry will be blocked. That is cortical reaction. ये जो होता है ये possible है, that is possible due to the cortical reaction. Is that clear? तो cortical reaction के बाद, तो cortical reaction हो गया। cortical reaction के बाद number 8 step is right. cortical reaction हुआ। कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद होता है फेट ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म का क्या होगा इनसाइड द एग, ये भी आपको पता होना चाहिए, फेट ऑफ स्पर्म, इज दैट क्लियर? इसके अलावा
नाइन्थ स्टेप, फेट ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस। स्पर्म के न्यूक्लियस का क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट है एम्फीमिक्सिस। तो यहां पे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में ये मेजर स्टेप्स हैं एंड ईच एंड एवरी वन स्टेप यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो सबसे पहले हम अप्रोच ऑफ स्पर्म फॉर एग, फर्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए प्लीज, स्पर्म, अप्रोच ऑफ स्पर्म फॉर एग, ध्यान दीजिए। अप्रोच ऑफ स्पर्म फॉर एग, ध्यान दीजिए प्लीज। अप्रोच ऑफ स्पर्म फॉर एग, एग के लिए स्पर्म कैसे अप्रोच करता है। सबसे पहले एक प्रोसेस होता है जिसे आप कहते हैं इंसेमिनेशन, राइट। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग इंटरकोर्स और ड्यूरिंग कोइटस, बात एक ही है, राइट। इंसेमिनेशन एक प्रोसेस होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द वेजाइना और द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सबसे पहले स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसेमिनेशन विल पॉसिबल, एक प्रोसेस होता है इंसेमिनेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले यही होता है प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म inside the female reproductive tract. This is the process of entry of sperm inside the female reproductive tract or vagina. The process of entry of sperm inside the female reproductive tract or the vagina that you call insemination. सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोसेस है वो है इंसेमिनेशन। सबसे पहले स्पर्म एंटर करते हैं इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और यू कैन से इनसाइड द वेजाइना। अब यहाँ पे वेजाइना में स्पर्म एंटर कर जाते हैं। एक चीज आपको और याद रखनी है कि एक बार में यहाँ पे 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं ड्यूरिंग द कोइटस, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। एक मेल एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है। ये भी मैं लाइन लिख देता हूं यहां पे। तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स द मेल पार्टनर, जो मेल पार्टनर होता है इंटरकोर्स के टाइम पे रिलीज द नंबर ऑफ स्पर्म्स, और ये नंबर ऑफ स्पर्म कितने हैं 200 से 300 मिलियन। एक बात आपको ये याद रखनी है, लेकिन ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म है, राइट। सीमन के थ्रू ये स्पर्म एंटर करते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं इंसेमिनेशन मतलब द एंट्री ऑफ सीमन इनसाइड द फीमेल वेजाइना और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट यू कॉल इंसेमिनेशन। अब इनसाइड द सीमन, सीमन जो है एक मीडियम है स्पर्म के लिए, और उस सीमन के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म एंटर कर जाते हैं। वेजाइना में स्पर्म एंटर करते हैं और एक बार में मेल जो है इजैकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म। लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इन 200 और 300 मिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ 1% स्पर्म विल सर्वाइव आफ्टर द एंट्री इनसाइड द वेजाइना। 99% स्पर्म, राइट, वेजाइना में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओनली 1% स्पर्म विल रीच टू द सर्विक्स रीजन। वेजाइना के बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है, सर्विक्स रीजन आता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। ओनली 1% स्पर्म एंटर्स इनटू सर्विक्स रीजन, सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स रीजन में एंटर करते हैं, और ये 1% कितने होंगे 200, सपोज दैट 200 मिलियन है, यानी कि लगभग 2 मिलियन, ठीक है, लगभग 2 मिलियन स्पर्म, राइट, या 1% स्पर्म
ही सर्विक्स रीजन तक पहुंच पाते हैं। 99% स्पर्म वेजाइना की एसिडिक मीडियम में, वेजाइना के एसिडिक जो कंटेंट है उसमें 99% स्पर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। ओनली 1% स्पर्म रीच टू द सर्विक्स और द सर्वाइकल कैनाल रीजन, दैट पार्ट दैट कम आफ्टर द वेजाइना रीजन, सर्विक्स जिसको आप बोलते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और, अब 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ 200 to 300 स्पर्म्स विल रीच टू द फर्टिलाइजेशन साइट। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो स्पर्म काउंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म, राइट, दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर अचीविंग द फर्टिलाइजेशन। अगर यहाँ पे 200 से वो 100 मिलियन स्पर्म भी हो जाते हैं तो स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाता है। और ऐसे केस में अगर स्पर्म काउंट कम होगा तो फर्टिलाइजेशन साइट तक स्पर्म्स पहुंच ही नहीं पाएंगे और ऐसा मेल जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो उसके अंदर इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे स्पर्म काउंट रिड्यूस होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो स्पर्म काउंट अपने आप में बहुत मैटर करता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन साइट तक बहुत ही कम स्पर्म पहुंच पाते हैं। बताए तो कितने पहुंचते हैं? राइट, एट फर्टिलाइजेशन साइट to 300 sperms only reach। देखिए 200-300 मिलियन स्पर्म से फर्टिलाइजेशन साइट पे 200 से 300 स्पर्म ही पहुंच पाते हैं भाई। तो स्पर्म काउंट अपने आप में बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। जिसका स्पर्म काउंट कम होगा उसके इनफर्टिलिटी के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। इज दैट क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या था? अप्रोच ऑफ स्पर्म फॉर एग। तो स्पर्म एग को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले इंसेमिनेशन होता है, एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनसाइड द वेजाइना, इनसाइड द सर्विक्स। 99% स्पर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वेजाइना में, ओनली 1% स्पर्म रीच टू द सर्विक्स एंड ओनली 200 से 300 स्पर्म्स रीच टू द फर्टिलाइजेशन साइट, जहां पे उनको फर्टिलाइजेशन अचीव करना है। तो स्पर्म काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, राइट। तो यहां पे देखा जाए तो राइट, इसको आप नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। You can consider it as natural selection। 200-300 मिलियन स्पर्म से फर्टिलाइजेशन साइट पे सिर्फ 200 से 300 ही पहुंच पाते हैं और उनमें से एक स्पर्म ही एग को फर्टिलाइज कर पाता है, बाकी नहीं कर पाते। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑब्वियसली दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कि जो स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है उसको नेचर ने सिलेक्ट किया है। दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट इज इट? दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। 200-300 मिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ एक स्पर्म्स को नेचर सेलेक्ट करता है और वो स्पर्म फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। आपने पढ़ा होगा डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। तो नेचर ने सिर्फ एक ही स्पर्म को एक्सेप्ट किया है, एक ही स्पर्म को सिलेक्ट किया है एग को फर्टिलाइज करने के लिए, जबकि फर्टिलाइजेशन साइट तक 200 से 300 स्पर्म्स पहुंच जाते हैं। तो स्पर्म काउंट अपने आप में बहुत ही जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? और यहां पे इस प्रोसेस को, अप्रोच ऑफ स्पर्म फॉर द एग, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए 2 मेजर एडेप्टेशन है एंड दीज एडेप्टेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, राइट, अब यहां पे जो फीमेल गैमेट है वो सिर्फ एक है, नॉन मोटाइल है, स्पर्म्स जो है मोटाइल है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहां पे इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को अचीव करने के लिए सबसे बड़ी एडेप्टेशन है नंबर ऑफ स्पर्म एंड दूसरा है राइट साइज ऑफ एग। एग का जो साइज होता है 1000 टाइम्स ग्रेटर देन स्पर्म साइज। तो स्पर्म के साइज से 1000 टाइम्स ग्रेटर होता है साइज ऑफ एग। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो फर्टिलाइजेशन को अचीव करने के लिए 2 मेजर इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन क्या है? राइट, तो एडेप्टेशन लिख देता हूं। These 2 मेजर एडेप्टेशंस आर, यहां पे जो 2 मेजर एडेप्टेशंस हैं, सबसे पहली एडेप्टेशन क्या है? नंबर 1 एडेप्टेशन इज, तो पहली जो एडेप्टेशन है यहां पे, a large number of स्पर्म्स का लार्ज नंबर होना, ये एक एडेप्टेशन है जो कि फर्टिलाइजेशन को अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरी एडेप्टेशन ये है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म है, राइट, और एग का साइज बड़ा है। साइज ऑफ एग 1000 टाइम्स ग्रेटर देन
साइज ऑफ स्पर्म के साइज से एग का साइज 1000 टाइम्स ज्यादा है, तो ये भी एक एडेप्टेशन है जो कि फर्टिलाइजेशन को अचीव करने में हेल्प करता है, राइट। एक पॉइंट और आप लिखिएगा, व्हेन द स्पर्म विल एंटर इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कुछ यहाँ पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन का, ये भी आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपको पता है कि ओवम जो है दैट इज कैप्चर्ड बाय द फिंगर लाइक प्रोसेस, जिसको आप ऑस्ट्रियम बोलते हैं या फिम्बरी बोलते हैं, एब्डोमिनल ऑस्ट्रियम या फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी जो है वो एग को कैप्चर करता है और एग जो पहुंचता है वो एम्पुलरी इस्थिमस जंक्शन पे पहुंचता है ड्यू टू द सिलियरी मूवमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है, उस सिलियरी मूवमेंट की वजह से एग विल रीच टू द फर्टिलाइजेशन साइट यानी कि एम्पुलरी इस्थिमस जंक्शन, राइट। और वहां पे वो एग जो है वेट करता है स्पर्म का, राइट, फॉर 24 आवर्स। एग का लाइफ स्पैन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 24 आवर्स होता है। वहीं स्पर्म का लाइफ स्पैन भी जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को अचीव कराने के लिए ये सारे फैक्टर मैटर करते हैं। पहला कि एग और स्पर्म का एक साथ एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे होना जरूरी है। दूसरा, स्पर्म्स वहां पे पहुंचने बहुत जरूरी है, राइट। स्पर्म का लाइफ स्पैन भी इसमें मैटर करता है और स्पर्म एग का लाइफ स्पैन भी मैटर करता है। एग मैक्सिमम विएबल फॉर द 24 आवर्स, 24 घंटे तक ही एग मैक्सिमम मतलब विएबल होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। वहीं अगर मैं स्पर्म की बात करूं, ये पॉइंट भी आपको लिखना है, ये सब स्पर्म को अप्रोच करते हैं, सारे फैक्टर्स जो है स्पर्म को अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स द एग, राइट, फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। यहां पे लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म आफ्टर ejaculation lifespan of sperm after ejaculation or outside the body, after ejaculation or outside the body, ejaculation और outside the body और बॉडी के बाहर लाइफ स्पैन कितना होता है स्पर्म का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 48 से 72 आवर्स। यानी कि मैक्सिमम स्पर्म आउटसाइड द बॉडी आफ्टर द इजैकुलेशन 72 आवर्स तक सर्वाइव करता है। ये लाइफ स्पैन है स्पर्म का। लेकिन व्हेन द स्पर्म विल रीच इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है तो यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें से जो निकलने वाला जो वेजाइनल फ्लूइड है, राइट, वो स्पर्म को सपोर्ट करता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? और स्पर्म को सपोर्ट करता है और जिसकी वजह से स्पर्म्स मैक्सिमम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 5 डेज तक सर्वाइव करता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? याद रहे, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि वो आफ्टर एजैकुलेशन 72 आवर्स तक मैक्सिमम सर्वाइव कर सकता है, बट आउटसाइड द बॉडी की बात कर रहा हूँ। लेकिन इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्पर्म कैन सर्वाइव अप टू द 5 डेज। ये पॉइंट आपको याद रखना है। लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म, क्योंकि वहां पे स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, नरिशमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, राइट। यूटेराइन मिल्क जो है या फिर वेजाइनल फ्लूइड जो है वहां पे वो स्पर्म को नरिशमेंट देते हैं, इसलिए स्पर्म मैक्सिमम फॉर 5 डेज सर्वाइव कर सकता है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सॉरी, लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट इज अप्रोक्सीमेटली for लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितना हो सकता है स्पर्म का, दैट इज फॉर 5 days, मैक्सिमम फॉर 5 days, नॉट मोर देन दैट। तो दीज आर द पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू द अप्रोच ऑफ स्पर्म फॉर द एग्स। तो यहाँ पे सबसे पहले इंसेमिनेशन होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ सीमन और द स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, राइट, इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, राइट, जिसमें से कि 99% वेजाइना में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ओनली 1% रीच टू द सर्विक्स, और उसमें से सिर्फ 200 से 300 स्पर्म्स विल रीच टू द फर्टिलाइजेशन साइट एंड विल, राइट, विल कैपेबल फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। और उनमें से सिर्फ एक ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। इसे आप नेचुरल सिलेक्शन का एक परफेक्ट एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे एडेप्टेशन, फर्टिलाइजेशन को अचीव करने के लिए जो मेजर इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है वो लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म। इफ द स्पर्म काउंट विल बी लेस
and fertilization will not be possible. So sperm count is very essential for everyone. Is that clear to all of you? और दूसरा, size of egg also matter for the fertilization. The size of egg 1000 times greater than this sperm size. Is that clear? That is also a kind of achievement for the fertilization process, right? इसके अलावा यहाँ पे sperms का जो life span होता है that is 48 to 72 hours after the ejaculation, and inside the female reproductive tract it get the nourishment from the female reproductive tract, whatever may be the fluid released from the female reproductive tract that provides the nourishment to the sperm, and that is responsible for the survival of sperm maximum for 5 days, and within 5 days it has to fertilize the egg. If it will not able to fertilize the egg, then fertilization will not possible. So this is about the approach of sperm towards egg. Is that clear to all of you? Approach of sperm towards egg. Next, I am going to discuss about capacitation. Capacitation is also a very important process in human being for achieving the fertilization. तो ये सारे important points हैं जो कि fertilization को achieve करने में help करते हैं. तो अगला जो step है वो है capacitation that I am going to discuss now. ध्यान दीजिए. Next is capacitation. ध्यान दीजिए प्लीज. So the next process is capacitation that I am going to discuss now. तो अगला जो प्रोसेस है वो है कैपेसिटेशन. कैपेसिटेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एग. एग के एक्टिवेशन होने का जो प्रोसेस, दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, राइट. द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म is called capacitation. याद रखें. Capacitation क्या है? This is the process of activation of sperm. Activation of sperm. Sperm के activation का जो process है इसे आप capacitation कहते हैं. The process of activation of sperm that you call capacitation process. Right? एक बात और आपको याद रखनी है यहाँ पे कि जो स्पर्म रिलीज होता है वो कंप्लीटली एक्टिव नहीं होता है. जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म जाता है तभी वो एक्टिव होता है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसका एक्टिवेशन होना बहुत जरूरी है. अगर स्पर्म एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो राइट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा. राइट. आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 6 hours फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म और फॉर द कैपेसिटेशन प्रोसेस. तो ये बात भी आपको याद रखनी है. तो कैपेसिटेशन जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म. इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग स्पर्म टेक्स 6 hours फॉर एक्टिवेशन. एक्टिवेशन के लिए स्पर्म को 6 घंटे लगते हैं. जनरली स्पर्म का एक्टिवेशन अगर हम बात करें स्पर्म के मैच्योरेशन की या स्पर्म के एक्टिवेशन की, राइट, मेनली द स्पर्म एक्टिवेशन टेक प्लेस एट द 2 मेजर साइट्स. ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. स्पर्म एक्टिवेशन मेनली टेक प्लेस एट द 2 sites, राइट. नंबर 1 इज एपिडाइडिमिस एंड नंबर 2 इज वेजाइना. वेजाइना में और एपिडाइडिमिस में, इज दैट क्लियर, या एपिडाइडिमिस भी बोलते हैं. तो एपिडाइडिमिस में और वेजाइना में, राइट, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस करता है. And that process takes approximately 6 hours in female reproductive tract. So the capacitation is the only process that take place inside the female reproductive tract, not inside the epididymis. Is that clear? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. एक्टिवेशन साइट, जो मेन एक्टिवेशन साइट्स है फॉर स्पर्म, इसमें सबसे पहला आता है एपिडिडाइमिस, जो कि प्राइमरी साइट है, जो कि एपिडिडाइमिस जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, वहां पे एक्टिवेशन होता है. एंड सेकंड इज वेजाइना. तो वेजाइना या सर्विक्स में जो स्पर्म एक्टिवेट हो रहा है दैट इज कैपेसिटेशन. तो दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म एट द वेजाइना और द सर्विक्स दैट यू कॉल कैपेसिटेशन. कैपेसिटेशन में यहाँ पे स्पर्म जो रिलीज होता है, स्पर्म इंसेमिनेशन प्रोसेस के दौरान रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होता है, उसको एक्टिव होना पड़ता है, राइट. तो वो एक्टिवेशन कैसे होता है,
राइट। अगर ये कैपेसिटेशन प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा तो स्पर्म एक्टिवेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा और स्पर्म्स के एक्टिवेशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो हाउ इट विल एक्टिवेट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड हाउ कैपेसिटेशन प्रोसेस विल फॉर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, विल परफॉर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ध्यान दीजिए प्लीज। तो यहाँ पे अगर बात करें, राइट, सबसे पहले कैपेसिटेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व स्टेप्स। सबसे पहले कैपेसिटेशन में यहां पे जो होता है रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन, राइट। भाई स्पर्म का एक एक्रोसोमल पार्ट है, दिस इज द स्पर्म, ये स्पर्म का एक एक्रोसोमल पार्ट है और ये स्पर्म है। सपोज दैट दिस इज द स्पर्म, मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। तो दिस इज द स्पर्म, दिस एक्रोसोमल पार्ट ऑफ द स्पर्म प्ले ए वेरी ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके एग के अंदर एंटर करता है। तो एक्रोसोम का एक्टिवेशन बहुत जरूरी है, लेकिन एक्रोसोम के एक्टिवेशन के लिए यहां पे कैपेसिटेशन होना जरूरी है। तो यहां पे सबसे पहले कैपेसिटेशन में क्या होता है कि जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन होती है। सपोज दैट दिस इज द कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन एट द सरफेस ऑफ द एक्रोसोम। तो एक्रोसोम के सरफेस पे ये कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन है, कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ capacitation, this cholesterol membrane removed from the acrosomal cap, because this is very essential for releasing the acrosomal content, and these acrosomal content penetrate the egg and helps in fertilization of the egg. Are you getting or not? तो capacitation में सबसे पहला पॉइंट है removal of this cholesterol membrane। ये cholesterol membrane capacitation में रिमूव हो जाती है। जब तक ये membrane रिमूव नहीं होगी तब तक यहाँ पे fertilization process अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट, तो रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एक्रोसोम। ये किसके लिए जरूरी है? एक्टिवेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम के एक्टिवेशन के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। दूसरा, डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर। कुछ डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उनका डाइल्यूशन होना भी जरूरी होता है। सॉरी, नॉट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन स्पर्म। तो स्पर्म में कुछ डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स होते हैं, तो उनका डाइल्यूशन हो जाता है जिससे कि स्पर्म विल अचीव द फर्टिलाइजेशन। थर्ड पॉइंट, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन इन स्पर्म, एंड दैट एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन इज रिक्वायर्ड फॉर द विप्लेस मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म में जो मूवमेंट होती है वो विप्लेस मूवमेंट होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, राइट, कि यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है, कैल्शियम आयन एंटर करता है स्पर्म में जिससे कि स्पर्म की विप्लेस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन इन स्पर्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ, जिसकी वजह से स्पर्म शो करता है विप्लेस मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेक प्लेस। स्पर्म की विप्लेस मूवमेंट टेक प्लेस करती है जस्ट बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विप्लेस मूवमेंट ऑफ द टेल ऑफ स्पर्म। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है कि टेल ऑफ स्पर्म में कौन से टाइप की मूवमेंट होती है, तो दैट मूवमेंट इज विप्लेस मूवमेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म एंड इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। स्पर्म्स एक्टिवेशन मेजर साइट्स जो होती हैं वो होती है, नंबर 1 इज एपिडाइमिस एंड नंबर 2 इज वेजाइना। वेजाइना में कैपेसिटेशन होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैपेसिटेशन होता है जिससे कि स्पर्म एक्टिवेट होता है। और यहाँ पे स्पर्म के एक्टिवेशन के लिए जो मेजर स्टेप्स हैं कैपेसिटेशन के, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ओवर द एक्रोसोमल कैप। जब वो एक्रोसोमल कैप से कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन रिमूव हो जाती है उसके बाद एक्रोसोमल कंटेंट जो है रिलीज होते हैं और तब एग फर्टिलाइज होता है। तो उसके रिमूवल होने के का उसका रिमूवल होना एक्रोसोमल कैप से, राइट, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर।
डीकैपेसिटेशन फैक्टर जो है वो डाइल्यूट हो जाएंगे, तब स्पर्म एक्टिवेट होगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन, जैसे ही कैल्शियम आयन एंटर करेगा स्पर्म के अंदर, वैसे ही स्पर्म की टेल की विप्लैश मूवमेंट होगी और वैसे ही वो आगे फर्दर मूवमेंट करेगा, स्विम करेगा इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो ये कैपेसिटेशन भी बहुत जरूरी है, राइट? अब नाउ स्पर्म विल रीच टू दी व्हाट? फर्टिलाइजेशन साइट। स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन साइट पे पहुंच जाता है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट और लिखना है कि यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सीमन है, सीमन के अंदर जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, सेमिनल प्लाज्मा किससे निकलता है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से। और उस सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स में का जो सेमिनल प्लाज्मा है उसमें एक हार्मोन होता है जिसको आप बोलते हैं प्रोस्टोग्लैंडिन, राइट? तो यहाँ पे प्रोस्टोग्लैंडिन सिक्रीट होता है सीमन से। वो प्रोस्टोग्लैंडिन क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो पैसेज है, जो स्पर्म का जो पैसेज है, राइट, स्पर्म का जो रास्ता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उससे स्पर्म से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, तो यहाँ पे ये प्रोसेस भी जरूरी है। इसके बाद नाउ स्पर्म विल रीच टू द फर्टिलाइजेशन साइट, right? Sperm will reach to the fertilization site. Fertilization site क्या है? I already told you before that ampullary isthmus junction is the fertilization site of the sperm and the egg. If both sperms and egg will reach to the fertilization site simultaneously, then only possible fertilization. Otherwise, fertilization will not possible. That's why all the intercourse are not the result of conceiving, yeah, or you can say, or are not the result of, right, fertilization या pregnancy का result नहीं होते। Are you getting? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट? लिख देता हूं, इफ बोथ स्पर्म एंड एग, फर्टिलाइजेशन साइट क्या है? एम्पुलर इस्थमस जंक्शन, ये बात आपको याद रखनी है। इफ बोथ स्पर्म एंड एग रीच एट द फर्टिलाइजेशन साइट, अगर स्पर्म और एग फर्टिलाइजेशन साइट पे पहुंच जाते हैं साइमल्टेनियसली, उनका एक साथ जाना जरूरी है, साइमल्टेनियसली। इफ दे विल नॉट रीच साइमल्टेनियसली, राइट, इफ बोथ स्पर्म एंड एग रीच एट द फर्टिलाइजेशन साइट साइमल्टेनियसली, देन ओनली फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तभी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा। एंड इफ दे विल नॉट रीच साइमल्टेनियसली एट द फर्टिलाइजेशन साइट, देन fertilization will not possible, and that is the major reason that all intercourse are not result of pregnancy. ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है। So this is all about capacitation. तो यहाँ पे अप्रोच ऑफ sperm towards the egg ये हो गया, कैपेसिटेशन हो गया। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्लूटिनेशन रिएक्शन, राइट? फर्स्ट टाइम दिस एग्लूटिनेशन रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन सी अर्चिन, इसको सी अर्चिन में देखा गया था। एग्लूटिनेशन में क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्म्स एग के सराउंडिंग में इकट्ठा हो जाते हैं। स्पर्म का जो है क्लस्टर बन जाता है इन द सराउंडिंग ऑफ एग, और जब एग के सराउंडिंग में इकट्ठे हो जाते हैं इसे आप एग्लूटिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज एग्लूटिनेशन रिएक्शन, राइट? एग्लूटिनेशन reaction, that I am going to discuss now about the agglutination reaction. ध्यान दीजिए प्लीज। तो नेक्स्ट इज एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन में होता क्या है? दिस रिएक्शन इज वेरी एसेंशियल। एग्लूटिनेशन मतलब दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लम्पिंग और द क्लस्टर ऑफ द स्पर्म इन द सराउंडिंग ऑफ एग, राइट? इसे आप एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं इन द सराउंडिंग ऑफ एग, दैट यू कॉल्ड
एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो एग के सराउंडिंग में क्लस्टर ऑफ स्पर्म्स जो है, यहाँ पे काफी सारे स्पर्म्स जो है इकट्ठे हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिसे आप क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ स्पर्म्स इन द सराउंडिंग ऑफ एग, एग को पूरा घेर लेते हैं और वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं स्पर्म, तो ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन है। ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे 2 केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। Exactly, this is the reaction between the 2 chemicals. If I will tell you, so this is the reaction of 2 chemicals. One is fertilizing, another is anti-fertilizing. तो fertilizing and anti-fertilizing के बीच की जो रिएक्शन है उसे आप एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं, राइट? सो दिस इज द रिएक्शन बिटवीन fertilizing and anti-fertilizing. ये क्या है? This is the reaction between 2 chemicals. Reaction between fertilizing and anti-fertilizing. यहां पे 2 केमिकल होते हैं, दोनों ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है, राइट? तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। यहां पे जो फर्टिलाइजिंग है वो प्रेजेंट होता है ऑन एग सरफेस, ये एग सरफेस पे प्रेजेंट होता है, राइट? और एंटी फर्टिलाइजिंग जो है, द एंटी फर्टिलाइजिंग इज प्रेजेंट ऑन स्पर्म सरफेस, ये स्पर्म के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। यहां पे फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग में जो रिएक्शन है, राइट, वो लाइक लॉक एंड की, लाइक एंजाइम और सबस्ट्रेट। जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट में रिएक्शन होती है, वैसे ही फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग में भी रिएक्शन होती है। यहां पे जो फर्टिलाइजिंग है बिहेव लाइक लॉक, और वहीं जो एंटी फर्टिलाइजिंग है वो बिहेव लाइक की, राइट? दिस इज एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्जैक्टली क्या होता है मैं बता देता हूँ डायग्राम की हेल्प से। ये यहाँ पे एग सरफेस पे एक प्रोटीन है जिसको आप बोलते हैं फर्टिलाइजिंग, दैट यू कॉल्ड फर्टिलाइजिंग, जिसे आप फर्टिलाइजिंग कहते हैं। दिस इज प्रेजेंट ऑन एग सरफेस। दिस इज द प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट ऑन एग सरफेस, दैट यू कॉल्ड फर्टिलाइजिंग। ये फर्टिलाइजिंग है, दिस इज व्हाट फर्टिलाइजिंग। और यहाँ पे इस फर्टिलाइजिंग के साथ एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्ट करता है। ये जो केमिकल आप देख रहे हैं ये एंटी फर्टिलाइजिंग है। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। एंटी फर्टिलाइजिंग किसके सरफेस पे होता है? स्पर्म सरफेस पे। दिस इज द स्पर्म, और स्पर्म सरफेस पे प्रेजेंट होता है दिस एंटी फर्टिलाइजिंग, राइट? तो स्पर्म्स को एक्युमुलेट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म को एक्युमुलेट करने का काम करता है ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जो है एंटी फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट ऑन द स्पर्म सरफेस। इज दैट क्लियर? तो एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म सरफेस पे प्रेजेंट होता है, दैट रिएक्ट विद दिस फर्टिलाइजिंग, जिससे कि, राइट, दिस फर्टिलाइजिंग बिहेव लाइक लॉक एंड दिस एंटी फर्टिलाइजिंग बिहेव लाइक की, राइट? जिससे कि यहाँ पे स्पर्म्स का जो है एग्लूटिनेशन होता है या स्पर्म एक्युमुलेट हो जाते हैं इन द सराउंडिंग ऑफ एग। सो दिस इज फॉर दैट। तो ये हो गया एग्लूटिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि दिस इज द रिएक्शन बिटवीन फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग, and these both are in nature glycoprotein in nature, these are both glycoprotein in nature। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। so this is about agglutination reaction। इसके बाद मैं बात करता हूँ another process that you call acrosomal reaction। acrosomal reaction is also very important for the fertilization process। fertilization process के लिए acrosomal reaction भी बहुत जरूरी है, and you have to understand about the acrosomal reaction also। तो देखिए next is acrosomal reaction that I am going to discuss now। प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट इज acrosomal reaction that I am going to discuss now। acrosomal reaction is also very important reaction for achieving the fertilization। बिना acrosomal reaction के fertilization process जो है पॉसिबल ही नहीं है। तो नेक्स्ट इज एक्रोसोमल रिएक्शन, याद दीजिए। तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्रोसोमल रिएक्शन। देखिए प्लीज, एक्रोसोमल रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है कि एक्रोसोमल रिएक्शन में स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद दी व्हाट,
sperms come in contact with the egg and release the acrosomal content. So the process of releasing of acrosomal content that you called acrosomal reaction. So in this case sperm come in contact with acrosome. sperm जो है acrosome के contact में आता है and then the sperm will come in contact with egg, not acrosome. Sperm come in contact with egg and release acrosomal content और acrosomal contents को रिलीज करता है. ये जो मेजर acrosomal contents है इनको आप स्पर्म लाइसिन कहते हैं. स्पर्म लाइसिन एंजाइम इनको कहा जाता है. राइट. तो जो मेजर एक्रोसोमल कंटेंट है यहाँ पे या एक्रोसोमल एंजाइम्स आप बोलिए, क्योंकि एक्रोसोम के अंदर मेनली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि एग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करता है. तो मेजर एक्रोसोमल एंजाइम्स और यू कैन से स्पर्म लाइसिन, इनको आप स्पर्म लाइसिन्स भी बोलते हैं. और इनका जो रोल होता है ये क्या काम करते हैं, ये पेनिट्रेट करते हैं एग मेम्ब्रेन को. राइट. यानी कि एग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके एग के अंदर एंटर करने का काम करते हैं ये स्पर्म लाइसिन और ये एक्रोसोमल एंजाइम्स. तो इसमें जो मेजर एक्रोसोमल एंजाइम्स है या स्पर्म लाइसिन है, इसमें सबसे पहले आता है एक एंजाइम जिसको आप बोलते हैं हाइल यूरोनिडेज. हाइल यूरोनिडेज. इस हाइल यूरोनिडेज का काम क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ. सपोज दैट दिस इज एग. ये एक एग है. इज दैट क्लियर? और इस एग के सराउंडिंग में एक लेयर होती है जिसको आप बोलते हैं जोना पेलुसिडा. ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि एग जो होता है, एग के सराउंडिंग में क्लियर होती है जिसको आप बोलते हैं जोना पेलुसिडा. अभी जोना पेलुसिडा का रोल क्या होता है, ये किस लिए होती है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन डिटेल. तो ये यहाँ पे जो सराउंडिंग में ये एग है, दिस इज मैमेलियन एग या द और यू कैन से दिस इज फीमेल एग. तो यहाँ पे ये जोना पेलुसिडा लेयर है. राइट. तो स्पर्म को जोना पेलुसिडा को भी पेनिट्रेट करना पड़ेगा. जोना पेलुसिडा के सराउंडिंग में यहाँ पे कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं और ये ग्रैनुलोसा सेल्स एक लेयर डेवलप करती हैं जिसको आप कहते हैं कोरोना रेडिएटा. ये जो लेयर है ग्रैनुलोसा सेल्स की, इसको आप कोरोना रेडिएटा कहते हैं. तो एग की मेम्ब्रेन में जो ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं. उसके बाद एग के अंदर जोना पेलुसिडा होता है. तो यहाँ पे सबसे पहले हाई यूरोनिडेज का काम क्या है, स्पर्म एंटर करता है. सबसे पहले स्पर्म विल एंटर, स्पर्म जो है यहां से एंटर करेगा. अब ये स्पर्म जब यहां से एंटर करेगा एग मेम्ब्रेन के अंदर, तो सबसे पहले उसको इस कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करना पड़ेगा. तो कोरोना रेडिएटा में ये जो सेल्स आप देख रहे हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, ये एक्चुअल में ग्रैनुलोसा सेल्स है. जब ग्राफिन फॉलिकल से ओवम रैप्चर होता है तो उससे ग्राफिन फॉलिकल्स में जो ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं वो ओवम के सराउंडिंग में आने के बाद कोरोना रेडिएटा लेयर बना लेती है. तो कोरोना रेडिएटा में जो है ग्रैनुलोसा सेल्स होती है. तो स्पर्म जो है इन ग्रैनुलोसा सेल्स को क्रॉस करके एग के अंदर एंटर करेगा. तो सबसे पहले उसके पास जो चैलेंज मिलेगा इन ग्रैनुलोसा सेल्स के बीच में. राइट. ये ग्रैनुलोसा सेल्स एक दूसरे से टाइटली अटैच होती है, ये बात आपको याद रखनी है. और जब ये एक दूसरे से टाइटली अटैच होती है ग्रैनुलोसा सेल्स, तो इनके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जिसको आप बोलते हैं हाई यूरोनिक एसिड. दैट यू कॉल्ड हाई यूरोनिक एसिड. हाई यूरोनिक एसिड ये कनेक्टिव टिश्यूज में भी प्रेजेंट होता है. ये हाई यूरोनिक एसिड इन ग्रैनुलोसा सेल्स को टाइटली अटैच करके रखता है. ये एक सीमेंटिंग मटेरियल है. तो स्पर्म का जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है उसमें से एक एंजाइम है हाई यूरोनिडेज. ये हाई यूरोनिडेज क्या करता है, ये जो सीमेंटिंग मटेरियल है, ये जो हाई यूरोनिक एसिड है, ये जो सीमेंटिंग मटेरियल है, ये इस सीमेंटिंग मटेरियल को डाइजेस्ट कर जाता है और अंदर एंटर करता है. तो हाई यूरोनिडेज का काम क्या है, ये क्या करता है, डाइजेस्ट दी हाई यूरोनिक एसिड. हाई यूरोनिक एसिड को ये हाई यूरोनिडेज डाइजेस्ट कर जाता है. राइट. और जैसे ही वो हाई यूरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करता है वैसे ही वो एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है. सेकंड पॉइंट इज हाई यूरोनिडेज हो गया. इसके बाद एक और एंजाइम होता है जिसको आप बोलते हैं CPE यानी कि कोरोना पेनिट्रेटिंग
पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम CPE जिसको आप बोलते हैं, तो ये जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, राइट, ये हाई यूरोनिडेज और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम दोनों कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, ये हेल्प्स टू ब्रेक द कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा को इन दोनों एंजाइम्स ने मिलकर ब्रेक कर दिया। कोरोना रेडिएटा को हाई यूरोनिडेज ने और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स ने मिलकर ब्रेक कर दिया है। अब अगला जो चैलेंज है स्पर्म के पास वो कौन सा है? जोना पेलुसिडा। पहले आउटर लेयर को ब्रेक करके अंदर एंटर किया। अब द नेक्स्ट चैलेंज फॉर द स्पर्म इज जोना पेलुसिडा। अब वो तीसरा एंजाइम जो यहाँ पे है एक्रोसोमल एंजाइम्स में, वो है जोनालाइसिन। अनदर एंजाइम इज जोनालाइसिन, और जिसको आप एक्रोसिन भी बोलते हैं। तो जोनालाइसिन और एक्रोसिन क्या करता है? ये ब्रेक कर देता है, ब्रेक दी जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने का काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्रोसोमल रिएक्शन। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द fertilization process, and it is very essential and it is very required for achieving the fertilization process. तो यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन में जो एक्रोसोमल कंटेंट है वो रिलीज होते हैं, और वो एक्रोसोमल कंटेंट्स एग की मेम्ब्रेन को ब्रेक करके स्पर्म को अंदर एंटर कराते हैं। तो यहाँ पे एक्रोसोमल कंटेंट में जो मेजर एक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, इज दैट क्लियर? तो वो जो मेजर एक्रोसोमल एंजाइम्स है उनको आप स्पर्म लाइसिन भी कहते हैं। सबसे पहला हाइल यूरोनिडेज। हाइल यूरोनिडेज एंजाइम हाइल यूरोनिक एसिड को डाइजेस्ट कर जाता है, जो कि एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो कि दो ग्रेनुलोसा सेल्स को आपस में होल्ड करके रखते हैं। तो ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में जो होल्डिंग मटेरियल है दैट यू कॉल हाइल यूरोनिक एसिड, ये हाइल यूरोनिडेज उसको डाइजेस्ट करके कोरोना पेनिट्रेट के अंदर एंटर कर जाता है। दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, यानी कि दैट कैन बी डाइजेस्ट द कोरोना रेडिएटा फ्रॉम एनीवेयर, दैट यू कॉल कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और हाइल यूरोनिडेज ये दोनों के दोनों एंजाइम जो है, राइट, एग की कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि स्पर्म अंदर एंटर हो सके। तो एट द एंड कोरोना रेडिएटा वाला चैलेंज तो खत्म हो गया। जो लास्ट चैलेंज हमारे पास बचा है दैट यू कॉल जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है। तो जोना पेलुसिडा के लिए यहाँ पे एक्रोसोम के पास एक एंजाइम होता है जिसको आप बोलते हैं जोनालाइसिन या एक्रोसिन। तो वो जोनालाइसिन या फिर वो एक्रोसिन जो है जोना पेलुसिडा को भी ब्रेक कर देता है। उसके बाद फाइनली स्पर्म विल एंटर इनसाइड द एग। सो दिस इज अबाउट द एक्रोसोमल रिएक्शन, राइट। इसके बाद है हमारा, राइट, fertilization cone, cortical reaction, fate of sperm nucleus, and amphimixis, right? So the rest of the steps of the mechanism of the fertilization I will discuss in my next class, right? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में rest of the portion of fertilization steps। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।